मैं यूट्यूब चैनल जयराम ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 10वीं के लोकतंत्र के पहला अध्याय 1 में जो पाठ है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोकतंत्र के बारे में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त करेंगे। लोकतंत्र क्या है? देखिए, लोक का अर्थ होता है जनता। लोक अर्थ जनता, तंत्र यानी शासन। किसका शासन? जनता का शासन। तो लोकतंत्र किसे कहते हैं? तो जनता द्वारा जनता के लिए चलाई गई शासन व्यवस्था को हम लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र किसे कहते हैं? तो जनता द्वारा और जनता के लिए चलाई जाने वाली शासन व्यवस्था को हम लोकतंत्र कहते हैं। यह जो लोकतंत्र की परिभाषा है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने परिभाषा दिया था लोकतंत्र का। अब देखिए, अब हम लोकतंत्र जानेंगे कि लोकतंत्र क्या है। दूसरा है सत्ता क्या है। तो लोकतंत्र में सत्ता यानी कि सीट, गद्दी या कोई पद, जैसे कि प्रधानमंत्री एक प्रकार के सीट हुए, गद्दी हो गया, मुख्यमंत्री, वार्ड मेंबर, बीडीसी, मुखिया एक प्रकार के पद हो गया। तो सत्ता क्या है? तो सत्ता का मतलब होता है सीट या गद्दी, जिसे समाज के सभी व्यक्तियों को भागीदार रहता है और सभी व्यक्ति मिलकर अपना वोट देकर पूर्ण बहुमत से जिताते हैं और वह व्यक्ति जीतकर हमारी हर आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सत्ता। अब देखिए, राजनीति किसे कहते हैं? अब देखिए, सत्ता कब मिलेगा? जब तक हमारा राजनीति नहीं करेंगे। तो राजनीति किसे कहते हैं? तो सत्ता पाने की संघर्ष को, यानी कि सत्ता पाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि लोगों के बीच जाकर, समाज में सभी भाई चाचा के पास जाकर लोगों से विनती करना पड़ेगा, वादा करेंगे कि हम जीतकर आपकी हर आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, यानी कि संघर्ष कर रहे हैं। किसे पाने के लिए? तो सत्ता पाने के लिए। तो सत्ता पाने की संघर्ष को हम राजनीति कहते हैं। अब देखिए, सामाजिक कहते हैं कि सामाजिक विभिन्नता। अब देखिए, सामाजिक विभिन्नता क्या है? तो हमारे समाज में बहुत कुछ है देखने, सुनने और समझने और पढ़ने के लिए। उसी तरह सामाजिक विभिन्नता देखिए क्या है। तो सामाजिक विभिन्नता हमारे समाज में जाति धर्म को लेकर जब व्यक्ति अलग अलग रूपों में बंट जाते हैं, उसे हम सामाजिक विभिन्नता कहते हैं। यानी कि पता चल जाता है कि ये जो समाज में जो व्यक्ति है, ये बड़े जाति के लोग हैं, ये छोटे जाति के लोग, यानी कि अलग अलग रूपों में बंट जाना, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, उसे हम सामाजिक विभिन्नता कहते हैं। यानी कि किसी भी समाज में जब व्यक्ति जाति धर्म के आधार पर अलग अलग रूपों में बंट जाते हैं, उसे हम सामाजिक विभिन्नता कहते हैं। अब देखिए, सामाजिक विभाजन किसे कहते हैं? तो सामाजिक विभाजन, अब मान लीजिए कि अलग रहते हुए भी अगर कोई भी एक दूसरे के दुख सुख में न पहुंचे तो वह सामाजिक विभाजन कहलाता है। तो सामाजिक विभाजन किसे कहते हैं? तो जब समाज में रहने वाले व्यक्ति आपस में जाति धर्म को लेकर, अधिकार को लेकर अलग अलग रूप में बढ़ जाते हैं और एक दूसरे के दुख सुख में भी हाथ नहीं बढ़ाते हैं, बल्कि एक दूसरे के दुख सुख में भी नहीं जाते हैं, तब वह सामाजिक विभाजन कहलाता है। अब देखिए, सामाजिक विभाजन कब होता है? समाज विभाजन कब होगा? अब मान लीजिए कि एक परिवार में 5 सदस्य हैं। 5 सदस्य का जो अभी जो वर्तमान जो स्थिति है एक समान है, सब लोग यानी कि दुख सुख में यानी कि मिलजुल कर रहते हैं, या सभी का स्थिति यानी कि जो है एक समान है। फिर कुछ दिनों के बाद अगर उसी 5 सदस्य में से किसी एक व्यक्ति के स्थिति यानी कि अस्तित्व में जब परिवर्तन हो जाएगा, या उसके परिवार में किसी तरह का कोई व्यक्ति बड़े पद पर या धन रुपया हो जाएगा, तो वह क्या हो जाएगा? उसका अस्तित्व जो है ऊपर हो जाएगा। वहां पर क्या हो गया? समाज विभाजन हो गया। यानी कि समाज में रहने वाले एक समान व्यक्ति, एक समान के सभी व्यक्ति, अगर उसमें से किसी भी व्यक्ति का अगर अस्तित्व ऊपर उठ जाए, तो वहां समाज क्या होता है? विभाजन हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सामाजिक विभाजन या समाज विभाजन हो जाना। अब देखिए, अगला है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था क्या है? तो वर्ण यानी कि जाति के आधार पर। अब देखिए, हमारे भारतीय समाज में, भारतीय संस्कृति सभ्यता के अनुसार भारतीय समाज में जाति के आधार पर हमारे शरीर जो है 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें सर्वोपरि स्थान ब्राह्मण, दूसरा ये जो है यहाँ से क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा जो है शूद्र के नाम से हम जानते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? वर्ण व्यवस्था। यानी कि भारतीय समाज में हमारे शरीर को जाति के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें सर्वोपरि स्थान ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा
वैश्य और चौथा शूद्र को स्थान दिया गया जिसे हम वर्ण व्यवस्था कहते हैं। अब देखिए सांप्रदायिकता। देखिए संप्रदाय का अर्थ ही होता है धर्म। तो सांप्रदायिकता किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए कि हमारे भारत देश में अभी जो स्थिति है सबसे अधिक हमारे भारत देश में क्या हो रहा है? हिंदू मुस्लिम, यानी कि धर्म के आधार पर भेदभाव को हम क्या कहते हैं? सांप्रदायिकता कहते हैं। तो किसी भी देश के अंदर रहने वाले विभिन्न धर्मों को लोग यदि अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ मानने लगते हैं और एक धर्म दूसरे धर्म को हीनता की दृष्टि देखने लगते हैं, उच्च नीच के करार करते हैं, तो उसे हम सांप्रदायिकता कहते हैं। जैसे हमारे भारत देश में हिंदू मुस्लिम, ये भी एक प्रकार की सांप्रदायिकता, यानी कि धर्म के आधार पर भेदभाव करना सांप्रदायिकता कहलाता है। अब देखिए धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष कहते हैं किसे कहते हैं? तो हमारा जो भारत देश है एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसलिए कि हमारा भारत सभी व्यक्ति को, यानी कि देश में रहने वाले सभी नागरिकों को कोई भी धर्म मानने के लिए पूर्ण आजादी देता है और सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखता है। इसीलिए हमारा भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष। तो धर्मनिरपेक्ष किसे कहते हैं? तो किसी भी देश में एक धर्मों को आजादी न देकर सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखना धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। जैसे हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष है। दो को कारण है जिसके कारण हमारा भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष देश है। सबसे पहले का बता दिए कि सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखना, दूसरा किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नागरिक को कोई भी धर्म मानने के पूरी तरह से आजादी देना। इसीलिए हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य या देश कहा जा सकता है। अब देखिए लैंगिक असमानता। लैंगिक यानी कि लिंग के आधार पर, स्त्री पुरुष या ट्रांसजेंडर। अब देखिए लिंग के आधार पर, तो लिंग के यानी कि लैंगिक असमानता क्या है? तो लिंग के आधार पर समाज में रहने वाली महिलाओं को अधिकार से वंचित कर देना क्या कहलाता है? लैंगिक असमानता। अगर मान लीजिए सरकार से किसी भी तरह की सुविधा या किसी भी तरह की योजना आई महिलाओं के लिए, अगर पुरुष मिलकर उस महिलाओं के अधिकार से वंचित कर दिया, उसे हम क्या कहते हैं? लैंगिक असमानता। अब देखिए अगला है भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं है। अब देखिए हमारा भारत ऐसा देश है, कोई अन्य देश में आप जाइएगा तो कहीं पर धर्म के आधार पर, कहीं क्षेत्र पर आधार पर, कहीं भाषा के आधार पर भेदभाव है, लेकिन हमारा भारत ऐसा देश है जहां पर सब कुछ को लेकर विद्यमान है। क्या चीज? भेदभाव, जाति, धर्म, लिंग, अधिकार, बुझे ना, धन रुपया, यानी कि सब कुछ के लेकर भेदभाव यहाँ पर मौजूद है हमारे भारत में। तो भारत में किस तरह जातिगत असमानता जारी है? तो हमारे भारत में कई क्रियाकलापों के द्वारा जातिगत असमानता जारी है। हम देखते हैं कि हमारे भारतीय समाज में जो अग्रिम जाति के लोग हैं, बड़े जाति के लोग छोटे जाति को दृष्टि से क्या करते हैं? हिंसा करते हैं, भेदभाव करते हैं। इसके अलावा दूसरे जाति समुदाय के लोग किसी दूसरे अन्य समुदाय में शादी ब्याह नहीं करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो उसे समाज से क्या करता है? बाहर कर देता है। यानी कि बहुत सारे क्रियाकलापों को लेकर हमारे भारत में जातिगत असमानताएं जारी है। अब देखिए 12 है भावी समाज में लोकतंत्र की जिम्मेदारी लिखे, यानी कि आने वाले हमारे समाज में लोकतंत्र की क्या जिम्मेदारी है? तो आने वाले भविष्य में हमारे लोकतंत्र की यही जिम्मेदारी है कि सभी को समान दृष्टि से देखते, मिलजुल कर रहे और सभी को हर आवश्यकताओं की क्या करे? पूर्ति करे। तभी हमारा लोकतंत्र क्या होगा? विश्व में एक सफल लोकतंत्र माना जाएगा। तो लोकतंत्र का यही जिम्मेदारी है कि सभी को समान दृष्टि से देखे, मिलजुल कर रहे और एक दूसरे के हर आवश्यकताओं की पूर्ति करे और दुख सुख में क्या करे? मिलजुल कर रही है। अब देखिए अगला है 13 नंबर रंग भेद। रंग भेद यानी कि चमड़ी के आधार पर गोर करिया, यानी कि रंग भेद किसे कहते हैं? यानी कि चमड़ी के आधार पर एक दूसरे के साथ भेदभाव करना रंग भेद कहलाता है। अभी आज से लगभग 50-60 वर्ष पहले ओलंपिक खेल में हुआ था रंग यानी कि भेदभाव गोर करिया के आधार पर। चाहे अभी भी हमारे समाज में कोई व्यक्ति एक दूसरे से क्या करते हैं? गोर करिया के आधार भेदभाव करते हैं, उसे हम रंग भेद कहते हैं। चमड़ी के आधार पर भेदभाव करना ही रंग भेद कहलाता है। अब देखिए अगला है कि हर सामाजिक विभिन्नता विभाजन का रूप नहीं लेती है। अब देखिए कुछ ऐसे समाज है जहां पर अलग अलग रूप में लोग हैं, ये पता चलता है कि बड़े जाति के लोग हैं, छोटे जाति के लोग हैं, लेकिन कुछ ऐसा समय आता है दुख सुख में लोग क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, तो वह समाज कभी विभाजन नहीं होगा। तो विभिन्नता हो गया अलग अलग रूप में। विभाजन मतलब पूर्ण रूप से कोई एक दूसरे के दुख सुख में न पहुंचे। तो क्वेश्चन है कि हर सामाजिक विभिन्नता विभाजन का रूप नहीं लेती है। कैसे? हम कह सकते हैं
कि अगर समाज में विभिन्नता है लेकिन एक दूसरे के दुख सुख में पहुंचते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, तो वह सामाजिक विभिन्नता विभाजन का रूप कभी नहीं ले सकती, कह सकते हैं। बस आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये जो क्लास है, क्लास 10वीं के लिए स्पेशल है, जो 2023 या आने वाले भविष्य में जब भी परीक्षा देंगे क्लास 10 के लिए, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ओके, बाय बाय।